नमस्कार बच्चों, एनएसएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का क्षितिज पुस्तक का पहला पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है दो बैलों की कथा। इसके लेखक है प्रेमचंद। तो प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गई। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। प्रेमचंद जी ने 300 के करीब कहानियां लिखी थी। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। तो ये दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी ने जो किसान समाज है और उनका जो पशुओं के प्रति जो भावात्मक लगाव होता है, जो संबंध होता है, उसका वर्णन किया है। और इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज रूप में नहीं मिलती है, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से या यूं कह लो कि सीधे सीधे मतलब ये जो कहानी है वो आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो देखें, जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं, बेवकूफ, मूर्ख यानी मूर्ख कहना चाहते हैं, तो उसे गधा कहती है। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद होता है सुरक्षित। तो निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास अचानक ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना और ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, बेचारा चुपचाप खा लेता है और उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी दिखाई नहीं देगी।
बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद विषाद दुख स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है या ठीक नहीं है। देखिए न, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय विजय जीत एक ही जीत ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, यानी सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, तो उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काजी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती, और दोनों पछाई जाति के थे। पछाई क्या है? पालतू पशुओं की एक नस्ल होती है। तो दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में यानी कि इशारों में विचार विनिमय करते थे, बातचीत करते थे। एक दूसरे की मन की बात कैसे समझ जाता था ये हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, ढोल धप्पा होने लगता है, तो उसी तरह से ये दोनों बैल भी आपस में करते थे। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को, शाम को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट कर चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद नांद होती है जिसमें पशुओं को खली या चारा भूसा खिलाया जाता है, उसे नांद कहते हैं।
तो नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई होती है जोड़ी, तो ये जो बैलों की जोड़ी थी, एक बार झूरी ने इसको ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यो बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, ये कौन जाने, पर झूरी के साले गया को, गया कौन है, ये झूरी का साला है, उसका नाम है गया। तो झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। यानी उसको बहुत मेहनत करनी पड़ी इस जोड़ी को अपने घर तक ले जाने के लिए। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगहिया, पगहिया होती है रस्सी जो उनके गले में डली हुई होती है ना, तो उसे पगहिया बोलते हैं। पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? शाम के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे, क्योंकि वे नई जगह आ गए थे। तो नई जगह पर हर चीज उन्हें अजनबी सी या अनजानी सी लग रही थी, इसलिए उनका न खाने का मन हो रहा था, उनका दिल बहुत भारी हो रहा था, सब चीज उन्हें पराई पराई सी लग रही थी। तो दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा, यानी तिरछी निगाहों से, तो और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया यानी कि जब सारा गांव सो गया, तो दोनों ने जोर मारकर पगे वही रस्सी जो उनके गले में पड़ी हुई थी वो तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी, यानी दोगुनी शक्ति उनके अंदर आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी जब सुबह उठा सोकर तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी जहां पर उन्हें बांधा जाता है और चारा वारा खिलाया जाता है, तो उसको चरनी बोलते हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गहरा लटक रहा है। ये एक रस्सी होती है, कुंदे के कुंदा लगा हुआ होता है, इस तरह की एक रस्सी होती है, उसे गराव बोलते हैं। तो वो उसके गले में लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। यानी कि दोनों के आंखों में विद्रोह भी था, क्रोध भी था और प्यार भी था। क्रोध इसलिए था कि वे झूरी से उनको शिकायत थी कि हमें कहाँ भेज दिया था, और स्नेह जो प्रेम था वो इसलिए झलक रहा था कि हम वापिस अपनी मालिक के घर आ गए हैं। तो झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा ही मनोहर था।
अब क्या था कि घर और गांव के लड़के जमा हो गए। जब दोनों बैल वहां से भाग कर आ गए तो सुबह जब देखा तो गांव के जो लड़के थे और भी गांव के जो लोग थे वे सब वहां पर जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगी। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, यानी इन दोनों जो ये पशु हैं दोनों वीरों को पुरस्कृत करना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा कि ऐसे बैल किसी के पास न होंगे, तो दूसरे ने भी उसकी बात का समर्थन किया। इतनी दूर से दोनों अकेले चले कैसे आए? तीसरा बोला, बैल नहीं है ये, उस जन्म के आदमी है। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। यानी कि जो इस तरह की बात कर रहे थे जो बालक, तो उनकी इस बात का मतलब विरोध करने का किसी के अंदर भी साहस नहीं हुआ। तो जूरी की स्त्री क्या, जो जूरी की जो पत्नी थी, उसने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम ने किया और भाग खड़े हुए। जूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप सुन न सका। आक्षेप, आरोप, उसकी पत्नी जो आरोप लगा रही थी कि ये नमक हराम है और वहां पर काम नहीं किया होगा एक दिन भी और यहाँ पर आकर भाग खड़े हुए। तो जूरी ने अपने बैलों पर जब इस तरह का आरोप सुना तो वे बोले, नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? अब स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। क्योंकि जो जूरी की पत्नी थी वो नाराज थी कि भाई दोनों बैल भाग कर आ गए हैं, तो वो उससे चिड़ी हुई थी। तो कहती है कि भाई दोनों कामचोर है, भाग आए, आज मैं इनको बिल्कुल भी खली और चोकर नहीं दूंगी, सूखा भूसा दूंगी, चाहे ये खाएं या नहीं खाएं और चाहे ये कहीं मरे। इस तरह से वो कहती है। तो देखें वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। ताकीद यानी उसे चेतावनी दी गई, उसे इस तरह से कह दिया, जो उनका मजूर था, जो नौकर था, उसको इस तरह से कि भाई बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाएगा। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगी। जूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते वे? अब वो जो मजूर है वो कहता है, मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। चुरा कर डाला न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। तो नौकर कहता है कि भाई मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, अभी तो आप कह रहे हो, बाद में फिर जब मालकिन देख लेगी तो आप भी उनकी हाँ में हाँ मिला दोगे, तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय पर घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। क्योंकि वो वहां से भाग गए थे पहले, तो अब की बार उसको मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया कि अब वो कैसे भागेंगे।
और फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। जो गया के खुद के अपने जो बैल थे जो पास में ही खड़े हुए थे उनको तो खली और जो चूरी थी वो सब कुछ दे दी, और इन दोनों को वही सूखा भूसा दिया। तो दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। जूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी चिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, यानी कि जब वो लाड़ प्यार करता है तो दोनों बैल थे जो वो उड़ने लगते थे। यहां मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, व्यथा पीड़ा। तो आहत सम्मान की यानी उनका जो सम्मान था वो आहत तो हुआ ही था। उसे इस बात की, उन दोनों को इस बात की बड़ी मतलब दुख था, बहुत पीड़ा थी कि यहाँ पर उन्हें कोई सम्मान नहीं है, कोई पूछताछ नहीं हो रही है, और उस पर भी उन्हें खाने को क्या मिल रहा है, सूखा भूसा मिल रहा है। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई, तो दोनों ने नांद की तरफ आंखें उठा कर भी नहीं देखा। अब दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोर सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। तो यहाँ क्या करते हैं कि गया उन्हें दोनों बैलों को ले जाता है और हल में जोतता है। अब क्या था कि दोनों ने कसम उठा ली कि भाई हम एक पांव भी नहीं बढ़ाएंगे, चाहे आज कुछ भी हो जाए। जब ये हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं तो हम क्यों इसका काम हम क्यों करें। अब क्या था कि जो गया था उसको गुस्सा आ गया, उसने डंडा लिया और उनको खूब डंडे जमाए, और हीरा की नाक पर तो बहुत ज्यादा डंडे जमाए। अब जो मोती था, मोती से ये सब देखा नहीं गया, उसका जो गुस्सा था वो काबू से बाहर हो गया, उसका गुस्सा फूट पड़ा। अब वो क्या कि गुस्से में हल को लेकर भाग गया। हल को लेकर भागा तो हल में जो रस्सी था, जो जुआ था, जो जोत थी, वो सब टूट गए और इधर उधर बिखर गए। और तो गले में जो उनके अगर ये बड़ी बड़ी जो रस्सियां थी अगर वो नहीं पड़ी हुई होती तो दोनों पकड़ में भी नहीं आते। अब हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। तो जो हीरा है वो मोती से इस तरह से कहता है कि भाई अब भागना तो बेकार है। तो मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। वो हीरा इस तरह से बोलता है मोती से। तो मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ और मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, यानी कि उसका जो गुस्सा था वो मन ही मन में रह गया। अब क्या था कि गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके जो सहायक वो समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, यानी कि टालने में ही भलाई है। अगर इन दोनों बैलों को छेड़ दिया तो ये दोनों बैल वापस उन पर टूट पड़ेंगे। तो ये उनको गुस्से में देखकर गया और जो उसके जो साथी थे उन्होंने बैलों से कुछ भी नहीं कहा। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया।
दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहां भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी। उसकी मां मर चुकी थी। सौतेली मां उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। तो ये क्या, पास में ही उसके गया के पड़ोस में ये लड़की रहती थी और ये भैरों की लड़की थी। तो ये लड़की 2 रोटियां लेकर आती है और उन दोनों बैलों को खिला देती है। तो वे दोनों कहते हैं कि भाई इससे भूख तो क्या शांत होती थी, पर ऐसा लगता था कि जैसे उन्हें कि बहुत सारा भोजन मिल गया है। तो वो कहते हैं कि भाई लगता है ऐसा नहीं है, यहाँ भी किसी सज्जन का मतलब वास है, कोई सज्जन यहाँ पर भी रहता है। तो वो लड़की थी जो उसकी क्या है कि उसकी माँ मर चुकी थी और उसकी जो सौतेली माँ थी वो उसको मारती रहती थी। तो इसलिए इन बैलों को उस लड़की से लगाव हो गया था। फिर क्या कि दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। यानी कि उस लड़की की रोटियों से उन्हें इतना मजा आता था कि सूखा भूसा खाकर भी दोनों कमजोर न होते थे। ऐसा लगता था कि न जाने उसे भाई कितना अच्छा खाने को भूसा मिल गया है, तो बहुत अच्छा भोजन मुझे खाने को मिल गया है। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। बेचारी अनाथ न हो जाएगी। तो मालकिन को न फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लेते हैं, फिर एक झटके में जाएगी। रात को जब बालिका या वो छोटी जो लड़की थी वो रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। अचानक से जो घर का दरवाजा है वो खुलता है और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग यहाँ मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाक डाल दी जाए। उसने घेराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। अचानक बालिका चिल्लाती है, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया,
वो और भी तेज भागने लगे। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहां तक कि रास्ते का ज्ञान भी नहीं रहा। किसी परिचित मार्ग से आए थे, उसका यहाँ पता नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है कि हम राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। ये कहानी का उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धन छोड़ दे, लेकिन हम अपना धन क्यों छोड़े। अब दोनों भूख से बेचैन हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। यानी कि वो चरते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख लेते थे कि पीछे से कोई आ तो नहीं रहा है। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाई और एक दूसरे को ठेलने लगे, एक दूसरे को धकेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहां तक कि वह खाई में गिर गया। तो तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा कि खेल में झगड़ा हुआ जाता है, तो किनारे से हट गया। तो बच्चों, आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने इस कहानी का भाग 1 और 2 पढ़ा। अगले लेक्चर में हम कहानी के अगले भाग करेंगे। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।